नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी लोगों ने पढ़ी है और इस पर बातें भी बहुत होती हैं। सही। हमारे पास इस किताब का एक रिव्यू है, तो हमारी चर्चा उसी पर आधारित होगी। और देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है कि इसके जो मेन लेसन्स हैं और पैसे को लेकर जो दो अलग अलग नजरिए इसमें बताए गए हैं उनको समझें। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद अपनी फाइनेंशियल सोच को थोड़ा बदलना चाहते हैं। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही होती है दो पिताओं से, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और पैसे को लेकर उनकी सलाह वो बिल्कुल अलग है। सही कहा, ये दो पिता वाला जो कॉन्सेप्ट है यही पूरी किताब का आधार है। एक तरफ हैं लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। अच्छा। वो पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी थी उनकी, और वो पारंपरिक रास्ते में यकीन रखते थे। मतलब अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। हाँ, जो ज्यादातर हमें सिखाया जाता है। और दूसरी तरफ है रिच डैड। ये उनके दोस्त के पिता थे। इनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी, पर वो एक व्यवसायी थे और उनकी पैसे की समझ वो बहुत मजबूत थी। तो उनका क्या मानना था? उनका फलसफा बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ, संपत्ति बनाओ। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। तो ये जो अंतर है यही किताब की बुनियाद है। हाँ बिल्कुल, इसी विरोधाभास से लेखक की पूरी फाइनेंशियल सोच, उनका पूरा नजरिया बनता है। और यहीं से किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक निकलता है। वो है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेज हमें ये नहीं सिखाते। वो हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं बताते। वो कहते हैं ये हमें खुद सीखना होगा। ये तो पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। तो इस फाइनेंशियल एजुकेशन में मतलब क्या चीज सबसे अहम है उनके हिसाब से? सबसे जरूरी है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लाइबिलिटीज। इनके बीच का फर्क समझना ये किताब का, आप कह सकते हैं, दिल है। संपत्ति और देनदारियां सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें एक बारीक फर्क है जो वो बताते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे घर? हाँ, अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा। अगर आप उसे किराए पर देते हैं और हर महीने किराया आपकी जेब में आ रहा है, तो कियोसाकी के अनुसार वो आपकी संपत्ति है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी घर में खुद रहते हैं और उसकी मोटी लोन की किश्तें चुका रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक देनदारी बन गया। अच्छा, तो उनका कहना है कि अपना घर भी देनदारी हो सकता है। उनके परिभाषा के हिसाब से हाँ, क्योंकि वो पैसा ले रहा है, दे नहीं रहा। तो सलाह सीधी है, संपत्ति जमा करो, देनदारियां कम करो। ये विचार थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, और यहीं पर किताब की आलोचना भी होती है कि ये चीजों को शायद थोड़ा ज्यादा सरल बना देती है। इस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। पर इसी सिद्धांत से जुड़ा है एक और आइडिया, चूहा दौड़ या द रैट रेस का। चूहा दौड़, ये क्या है? कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। मतलब वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, हाँ। फिर वो पैसा खर्च हो जाता है बिल भरने में, लोन चुकाने में, देनदारियां संभालने में, और फिर वो अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। ये गोल चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता, बस भागते रहो। अच्छा, तो ये एक तरह का जाल है। इससे निकलने का रास्ता क्या बताया है? रास्ता है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। ऐसा पैसा कमाना जिसके लिए आपको लगातार हर रोज खटना ना पड़े। मतलब पैसा आपके लिए काम करे। काम शुरू करने पर भी जोर देती है। सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो, अपना कुछ बनाओ। हाँ, या ऐसे स्किल्स डेवलप करो जो आपको निष्क्रिय आय दे सकें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें मानसिकता मतलब माइंडसेट का कितना रोल है? माइंडसेट तो सबसे जरूरी है। कियोसाकी के अमीर पिता का यही सबसे बड़ा सबक था कि अमीर बनना पैसे से शुरू नहीं होता, वो सोच से शुरू होता है। सोच से? कैसे? मतलब आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा, नई चीजें सीखने की इच्छा रखनी होगी और दूर की सोचनी होगी। ये सिर्फ पैसा बचाने या कहीं लगा देने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। आपका पैसे के प्रति नजरिया क्या है वो तय करता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये किताब सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचें इस पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी हुई। इसकी भाषा सरल है, कहानी की तरह बातें समझाई गई हैं तो याद रहती हैं। हाँ, वो कहानी वाला अंदाज लोगों को जोड़ता है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, इसकी आलोचनाएं भी हैं। क्या है वो? हाँ, आलोचनाएं भी हैं। कई लोग कहते हैं कि किताब मोटिवेट तो करती है,
पर ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बताती कि भाई करें क्या। अच्छा, मतलब थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। कुछ ऐसा। और कुछ आइडियाज को बहुत ज्यादा सरल करके पेश किया गया है, ऐसा भी कहा जाता है। असल जिंदगी थोड़ी ज्यादा जटिल होती है। और वो अमीर पिता वाली बात, क्या वो सच में थे? ये भी एक सवाल उठता है। आलोचक कहते हैं कि ये कहानी कितनी सच है, कितनी किस्से कहानी, इसका पक्का सबूत नहीं है। तो ये किस्सों पर ज्यादा आधारित लगती है। तो इन आलोचनाओं को कैसे लेना चाहिए? क्या किताब बेकार है? नहीं, बेकार तो बिल्कुल नहीं। इन आलोचनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन ये किताब, देखिए, आपको शायद कदम दर कदम प्लान ना दे, पर ये पैसे के बारे में आपकी सोच को हिला सकती है, उसे बदल सकती है। हाँ, एक नया नजरिया दे सकती है। बिल्कुल। इसे आप फाइनेंशियल लिटरेसी की दुनिया में पहला कदम मान सकते हैं, एक शुरुआत। तो कुल मिलाकर ये किताब आपकी सोच बदलने पर ज्यादा केंद्रित है, बजाय इसके कि आपको कोई फिक्स्ड फॉर्मूला दे दे। सही कहा। इसकी असली ताकत शायद इसी में है कि ये लोगों के मन में जिज्ञासा जगाती है। क्या मैं भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ? कैसे? और उन्हें उस दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। ये जानते हुए कि किताब मानसिकता पर ज्यादा जोर देती है और शायद ठोस कदमों की कमी है या कुछ बातें किस्सों पर आधारित है, तो असल में वित्तीय सुरक्षा बनाने के लिए सिर्फ सोच बदलना कितना काफी है? व्यवहारिक कदमों का महत्व कितना है इसके सामने? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है।